पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वोल्ट ने जेसी को जो प्लास्टिक का डब्बा लाने के लिए बोला था उसे वो नहीं लाता और अपनी मर्जी से ही केमिकल को बाथटब में डाल देता है, जिससे हुआ तो कुछ नहीं, बस बाथटब छत फाड़कर नीचे आ गिरा। साथ में मांस के लोथड़े हर तरफ फैल गए थे जो कि गले हुए थे और एसिड में लथपथ थे। वोल्टर कहता है तो अब समझ में आया, मैंने तुझे वो घटिया सा प्लास्टिक का डब्बा लेने के लिए शहर में कुत्ते की तरह क्यों दौड़ाया था। और दोनों मिलकर उस किचकिच को साफ करने लगते हैं, जो कि आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी वोल्टर को ना जाने क्या होता है कि वो सोच में पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि बेहोश होने वाला है, परंतु कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब वोल्टर जवान हुआ करता था तब उसकी ग्रेचल नाम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। दोनों की केमिस्ट्री में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो एक दिन बैठकर इंसानी शरीर में मौजूद अलग अलग एलिमेंट का हिसाब लगा रहे थे। हाइड्रोजन करीब 63%, ऑक्सीजन करीब 26%, कार्बन 9% और नाइट्रोजन करीब 1.25%। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फास्फोरस और कई दूसरे एलिमेंट बेहद कम मात्रा में मौजूद होते हैं। वोल्टर इन आंकड़ों को देखकर सोचने लगता है कि इंसानी शरीर को अगर सिर्फ इन केमिकल्स और एलिमेंट्स में तोड़कर देखा जाए तो इंसानी शरीर में क्या बचता है। केमिस्ट्री ये तो बता सकती है कि हमारे शरीर में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है और उनकी कितनी मात्रा है, लेकिन क्या सिर्फ एलिमेंट्स को जोड़ देने से एक इंसान बन सकता है? यही बात वोल्टर को परेशान करती थी। उसे लग रहा था कि इंसान के अंदर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे सिर्फ केमिस्ट्री की कैलकुलेशन से समझाया या मापा नहीं जा सकता। यानी जिस सवाल का जवाब वोल्टर कभी ढूंढना चाहता था कि केमिस्ट्री से इंसान को पूरी तरह समझा जा सकता है या नहीं, अब वो उसी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके इंसानी शरीर को खत्म करने में लगा हुआ था। खैर वो केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने बाथटब को गला दिया था, जो टपक कर नीचे गिरा था उसने फ्लोरिंग को गला दिया था, फिर लीक करके नीचे बेसमेंट में क्रेजी 8 के सामने टपक रहा था। इधर घर पर स्काइलर अपने बब्बर शेर के साथ एक कमरे को पेंट कर रही थी। वहीं पर उसकी सगी बहन मरी भी आई हुई थी, जो कि फालतू की बातें कर रही थी कि मुझे ये जूते पसंद नहीं है, इन्हें पहनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं हॉस्पिटल में ठरकी बुड्ढों को सूप पिलाने का काम करती हूँ। तभी बब्बर शेर के पास उसके दोस्त की कॉल आती है तो वो उससे मिलने चला जाता है और स्काइलर बात घुमाकर मरी से पूछती है कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी पर काम कर रही हूँ, उसमें मेरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि साला नशेड़ी है, तो तू मुझे ये बता, जब तू कॉलेज टाइम में ये थोड़ा बहुत माल फूका करती थी तो उससे तेरे बिहेवियर में कोई बदलाव आया था क्या? मरी बताती है हाँ, मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई थी। स्काइलर कहती है जहां तक मुझे याद है मैं थोड़ा सा हल्का फील करती थी। मरी पूछती है तू बातें घुमा मत, ये बता बब्बर शेर नशे तो नहीं करने लग गया ना? वो कहती है रे यार, मैं बस अपनी बुक के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी, तू कहाँ ले जा रही है बातों को। इससे हम ये समझ जाते हैं कि स्काइलर एक बहुत ही चेप किस्म की महिला है। ये उनमें से है जो अपने खसम के गोटे मुंह में नहीं मुट्ठी में रखती है। यहाँ वो दोनों फैला हुआ सारा कचरा साफ करके एक दूसरे को बढ़िया पानी मार के साफ करते हैं। उसके बाद जेसी बाथरूम में छुपाया हुआ वोल्ट का माल निकालता है और उसे फूकने लगता है। नीचे बेसमेंट में जाकर वोल्ट पहले क्रेजी 8 का मलमूत्र टॉयलेट में बहाता है, फिर बाल्टी उसे वापस देके जाने लगता है तो क्रेजी 8 कहता है सुन बुड्ढे, ये जो तूने मेरे साथ किया है ना, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। तूने क्या सोचा था मैं आसानी से मर जाऊंगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा, या तो तू मुझे मार दे या फिर मुझे जाने दे वोल्टर। अब ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। पूछता है ये बता मेरा नाम कैसे पता चला तुझे? क्रेजी बताता है जेसी ने मुझे और मेरे कजन ब्रदर एमिलियो को बताया था जब वो तेरा माल बेचने आया था, और हाँ ये सब उसने हमें बिना मारपीट के, बिना जबरदस्ती के बताया था। वोल्ट वापस आता है और पूछता है और क्या क्या बताया उसने तुझे? क्रेजी कहता है सब कुछ जो तू सोच रहा है वो भी, मतलब कि तेरी फैमिली के बारे में, तू कहाँ रहता है, क्या करता है, सब। यहाँ तक कि तेरा एक मंदबुद्धि बेटा भी है जिसे तू बब्बर शेर, घायल शेर कहता है क्योंकि वो चल नहीं सकता। तुझे ये पता होना चाहिए था कि ऐसा होगा। ये जो तेरा पार्टनर है ना वो बहुत बकबक करता है। देख वोल्ट मुझे पता है तू ये नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बात मान, मुझे जाने दे, क्योंकि तेरे पास अपने हाथ मेरे खून से रंगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी तेरी असली दिक्कत मैं नहीं हूँ, ऊपर बैठी है। वोल्ट दौड़कर गुस्से में ऊपर जाता है और पागलों की तरह बाथरूम का दरवाजा पीटने लगता है कि खोल साले, लेकिन जेसी दरवाजा नहीं खोलता। कहता है अरे बुड्ढे पागल हो गया क्या, इतनी जल्दी हक्के कौन फ्री होता है? परंतु वोल्ट नहीं रुकता, वो दरवाजे पर लात बरसाने लगता है और उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है। जेसी कहता है अरे बुड्ढे सटिया गया है क्या? वो पूछता है तूने मेरा नाम बताया उसे, मेरा काम बताया उसे, मेरी पहचान बताई उसे, और अपना माल उठाकर कहता है साले नशेड़ी चरसी, अब देखता जाइए माल टॉयलेट में जाएगा। जेसी कहता है अरे बुड्ढे वो $40,000 का माल है, तू इसे ऐसे ही टॉयलेट में नहीं बहा सकता। वो कहता है भीड़ के लिंड, जब तू सारा माल खुद ही फूक जाएगा तो इसकी क्या कीमत रह जाएगी? सीट से उठ वरना मैं तेरी गींड फाड़ दूंगा। लेकिन जब जेसी नहीं उठता तो वोल्ट उसे पकड़कर बगल में फेंक के मारता है और फटाक से सीट खोल के सारा माल अंदर डाल देता है। जिसे वो फ्लश कर पाता उससे पहले ही जेसी उसे लात मार के दूर गिरा देता है और टॉयलेट में हाथ देकर माल वापस निकाल लेता है। वोल्ट दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है नहीं जाने दूंगा मैं तुझे यहाँ से बाहर। इस पर जेसी उस माल को खिड़की से नीचे फेंक देता है और भागकर नीचे जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे वोल्ट भी आता है कि रुक भीसड़ी के, लेकिन तभी उसको जोर की खांसी आने लगती है तो वो वहीं गिर जाता है। और जब तक खांसी रुकती है तब तक जेसी वहां से अपनी
अपनी कार लेकर निकलने की फिराक में था, पर वोल्ट ऐसा होने नहीं देता। वो उसे गाड़ी से गुद्दी पकड़कर बाहर निकालता है कि पीणचो भागकर कहां जाएगा, बहुत काम बाकी है अभी तो। जेसी कहता है बुड्ढे छोड़ दे मुझे, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। वोल्ट कहता है कौन सा काम कर दिया तूने? पिछले 2 घंटे से वो जो गंदगी में साफ करवा रहा था वो किसका काम था? तेरा काम था ना लोड़ू। जेसी कहता है तू अपनी गींड मरा भाड़ में जा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। ये बता इस घर में अब मैं कैसे रहूं? मेरे पूरे घर से सड़े हुए मांस की और केमिकल की बदबू आ रही है, और जो नुकसान हुआ है वो अलग। हमने सिक्का उछाला था, काम अलग अलग बांटा था, तो जा अपना काम कर जो नीचे बेसमेंट में तेरा इंतजार कर रहा है। और अपनी कार लेकर वहां से निकल लेता है। अभी तक हमें लग रहा था कि सिर्फ स्काइलर की डिग्गी में सुअर का खड़ा बाल है, लेकिन उसकी बहन मरी भी कुछ कम नहीं थी, उसकी डिग्गी में और भी खड़ा बाल था। क्योंकि जब वो किसी जूते की शॉप पर थी तब उसके हस्बैंड हैंक की कॉल आती है। कहती है मैंने तेरे पास 2 घंटे पहले कॉल की थी और तू अब कॉल बैक कर रहा है। हैंक कहता है मैं काम में बिजी था, बता क्या बात हुई। मरी बताती है टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, वोल्टर जूनियर है ना आजकल गांजे के छल्ले बना रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं उसकी माँ को भी शक है उस पर, तू एक बार बात करना उससे। हैंक कहता है मैं क्या बात करूं यार, वोल्ट को उससे बात करनी चाहिए, वैसे स्काइलर भी कर लेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मरी कहती है पर मुझे लगता है तुझे उससे बात करनी चाहिए, तू उसे कुछ डरावनी कहानियां सुना, नशेड़ियों की ऑटोप्सी दिखा। हैंक कहता है ना ये काम मुझसे ना हो पाएगा, और वैसे भी ये काम उसके बाप का है ना कि मेरा। मरी कहती है यार वो तेरी इज्जत करता है, एक बार तू उससे बात तो कर। और फोन काटने के बाद जिन हिल्स को वो ट्राई कर रही थी उन्हें पहनकर अच्छे से चलकर देखती है और अपने पुराने जूतों को शोकेस में रखकर बिना पेमेंट किए वहां से निकल लेती है। काम से फ्री होने के बाद हैंक वोल्टर जूनियर को अपने साथ नशेड़ियों के अड्डे पर ले आता है, जहां ज्यादातर नशेड़ी ही रहा करते थे जो नशे के लिए किसी की भी चाट सकते थे। पूछता है तो जूनियर अब ये बताइए जो नशेड़ी यहाँ पर रहते हैं जिनको मैथ की लत लग चुकी है, क्या लगता है उन्होंने कहाँ से शुरुआत की होगी? जानता है जब वो सभी फ्रेशर थे तब वो भी गांजा पीते थे, ज्यादातर सारे एडिक्ट का गेटवे ड्रग गांजा ही होता है। मैं तुझे ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है। जानता हूँ जब हम स्कूल में होते हैं तो एक वक्त आता है जब हम बहक जाते हैं, और रुक्का मार के एक सालू सडेली नाम की नशेड़न को बुलाता है कि फटाफट यहाँ वरना मैं आऊंगा तो तेरी दही नाप दूंगा। जो मटकती मटकती उसके पास आती है और कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। हैंक कहता है सडेली पहले तो तू अपना मुंह बंद रख और कार से हाथ हटा के जल्दी से घूम के आ और मेरे दोस्त से बात कर। जूनियर पर वो ऐसे लपक के आती है जैसे कि रेट बताएगी, इसीलिए हैंक ही पूछ लेता है तो बता वनडे मैच का क्या रेट है। सालू सडेली कहती है मैं इस बच्चे के साथ नहीं करने वाली। हैंक कहता है जब दिमाग नहीं है तो चला मत, ये बता पाइप लेती है या इंजेक्शन लगाती है? सडेली कहती है मैं कोई नशेड़ी वशेड़ी नहीं हूँ, अच्छे खानदान की हूँ। हैंक कहता है ठीक है तो फिर अपने मोतियों जैसे चमकदार दांत दिखा, जो इतने भयंकर वाले सड़े पड़े थे कि क्या बताऊं, सुबह का पहला पीला मूत भी इनके सामने सफेद लगेगा। कहता है देख जूनियर ये सालों से पाइप लेती है। अच्छा ये बता सालू सडेली तुझे किसी और चीज का भी शौक है क्या? ये मत बोल देना लुंड का है। सच बता तूने पहली बार नशा कब किया था? कॉलेज में थी या स्काउट में थी या चर्च के गाने बजाने वालों की टीम में थी? अब किसी के पेट में दर्द होना तो मेरे को मत बोलना क्योंकि ये लाइन हैंक की है। खैर वो उसे वहां से भगा देता है कि सालू सडेली निकल ले यहाँ से, दोबारा नजर आई ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और जूनियर से पूछता है तो क्या समझ में आया? नशा हमेशा खराब होता है, कभी इस लाइन पर नहीं चलना चाहिए। सालू सडेली वहां से निकलकर एक होटल रूम में जाती है जहां जेसी बैठा हुआ था। पूछता है ये बता कौन थे वो लोग? वो बताती है एक पुलिस वाला था और दूसरा अपाहिज था, दोनों बस ऐसे ही मेरे साथ बकवास कर रहे थे। जेसी पूछता है वो दोनों मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे थे ना? सडेली कहती है नहीं, उन्हें शायद माल फूकना था। और बस ये सुनते ही जेसी फटाफट अपनी बेल्ट खोलने लग जाता है कि आजा सडेली तेरे कबाड़ खाने में अपनी गाड़ी लगा दूं। यहाँ वोल्टर जो अभी भी जेसी के घर पर था और लेट हो गया था तो स्काइलर के पास कॉल करके कहता है गाड़ियां साफ करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कब अंधेरा हो गया। बोगडैन ने आज फिर से मुझसे ओवरटाइम करवाया। तू सही कहती है, मुझे उसे मना कर देना चाहिए, मुझे उसे ना कहना सीखना होगा। स्काइलर कहती है अच्छा इतनी रात तक भी तू वहाँ काम कर रहा है, पर मुझे पता चला कि तूने 2 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी। इस पर वोल्टर की बोलती बंद हो जाती है तो कहता है यार मैं घर आता हूँ फिर इस बारे में बात करता हूँ। स्काइलर अपनी आंखों में गुलाब जल डालकर कहती है कोई जरूरत नहीं है, तू जहाँ है आज रात वहीं रुक, और फोन काट देती है। इसके बाद वोल्टर क्रेजी 8 के लिए सैंडविच बनाता है और उसे बुरे तरीके से खांसते हुए देने जाता है, लेकिन खांसी इतनी जोर की आ रही थी कि वो गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। 15 मिनट बाद उसे होश आता है तो क्रेजी कहता है चलो शुक्र है तू जिंदा है, मुझे लगा था कि तू निकल लिया, क्योंकि खांसते खांसते बेहोश होने वाला इंसान पहली बार देखा है। कहीं तूने भी तो वही फोस्फीन गैस तो नहीं सूंघ ली थी जो तूने मेरे को सूंघाई थी। इस पर वोल्ट उसे बता देता है कि मुझे लंग कैंसर है और प्लेट के टुकड़ों को उठाने के बाद उसके लिए एक नया सैंडविच बनाने जाता है। साथ में उसे फ्रिज में दिखती है बढ़िया ठंडी बियर जिनको लेकर वो नीचे पहुंचता है। क्रेजी 8 सैंडविच को खाने से पहले ऐसे घुमा घुमा कर देख रहा था जैसे वो गेंडू आंखों से ही देखकर बता देगा कि इसके अंदर जहर है या नहीं, क्योंकि वोल्ट केमिस्ट्री का शौकीन जो था। खैर वोल्ट उसे एक बियर लुढ़का के देता है, फिर उसके साथ बातें करने लगता है कि मुझे एक वजह बता कि मैं तुझे क्यों ना मारूं। क्रेजी कहता है देख मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं भी तुझे
नहीं मारूंगा, साथ में हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ वो सब मैं भूल जाऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ अगर मेरी जगह कोई और ऐसे मोटरसाइकिल के लोग से बंधा होता तो वो भी यही कहता, पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। वोल्ट कहता है, देख मैं तेरे वादों से कन्विंस नहीं हो सकता, तुझे मुझको मनाना होगा और जब तक तू मुझे मनाएगा नहीं तब तक तू कहीं नहीं जा सकता। इस पर क्रेजी एक और कोशिश करता है और अपने बारे में बताने लगता है कि मैं अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में पैदा हुआ था, कहीं नहीं गया, यहीं रहा, कॉलेज से डिग्री ली जो किसी काम की साबित नहीं हुई। वैसे मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, पिताजी ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसमें मौके भी कम मिलते हैं और पैसे भी कम मिलते हैं जब तक मैं एक रॉकस्टार ना बन जाऊं। वोल्ट पूछता है, वैसे तेरे पिताजी करते क्या हैं? वो बताता है उनकी एक टेम्पिको फर्नीचर की दुकान है। वोल्ट कहता है, एक मिनट, मैंने देखी है वो दुकान, उसके टीवी पर विज्ञापन आते थे और दोनों मिलकर उस विज्ञापन में जो गाना था उसे गाने लगते हैं। वोल्ट बताता है, जब मेरा बेटा मेरा बब्बर शेर पैदा हुआ था ना तब उसका पालना मैंने तेरे पिता की दुकान से ही खरीदा था और तेरे पिताजी बहुत फ्रेंडली थे जहां तक मुझे याद है, पर वो सिर्फ दिखावा करते थे क्योंकि उन्हें वारंटी भी तो चिपकानी होती थी। क्रेजी कहता है, हाँ यही उनकी खासियत थी, अगर आप उनसे एक गिलास पानी भी मांगते ना तो वो आपको पानी की भी एक्सटेंडेड वारंटी बेचने की कोशिश करते। इस तरह की बातें वो करते रहते हैं कि तू अपने पिता के पास कब तक काम करता था, कितनी उम्र का था, स्कूल से आने के बाद क्या तू वही काम करता था, क्या तू भी अपने कस्टमर को कॉल करके एक्सटेंडेड वारंटी बेचता था। जिन बातों का असर ये होता है कि वोल्ट अब उसे बियर लुढ़का के नहीं देता बल्कि क्रेजी के हाथ में देता है। वो पूछता है, ये बता तूने अपने लंग कैंसर के बारे में किसी और को बताया क्या? वोल्ट कहता है, तेरे अलावा किसी को नहीं पता और अपनी फैमिली को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही। इस पर क्रेजी कहता है, अच्छा तो अब समझ में आया तू इस उम्र में मैथ क्यों बना रहा है, क्योंकि तू अपने परिवार के लिए पैसे छोड़ना चाहता है। देख अगर ऐसा है ना तो मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। तू एक अच्छा इंसान है वोल्ट, ये जुर्म की दुनिया तेरे लिए नहीं है। ये सुनकर वोल्ट रोने लगता है, कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और क्रेजी को आजाद करने के लिए ऊपर लॉक की चाबी लेने जाता है। जिस चाबी को अलमारी के ऊपर से लेकर जैसे ही वो अपना कैन डस्टबिन में डालता है उसे प्लेट के टुकड़े दिखाई देते हैं। इससे उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो उन टुकड़ों को वापस जोड़ के देखता है कि पूरी प्लेट बनती है या नहीं, पर एक टुकड़ा मिसिंग था, वो भी सबसे लंबे वाला, जो कि एक हथियार साबित हो सकता था। वोल्ट को इस पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो पूरे डस्टबिन को दोबारा से अच्छे से चेक करता है कि कहीं कोई टुकड़ा छूट तो नहीं गया, लेकिन नहीं, वो सच में मिसिंग था। कहता है, नहीं 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 बीन, जो तुझे प्लेट का टुकड़ा चुराने की क्या जरूरत थी, और चाबी हाथ में लेकर धीरे धीरे नीचे जाता है। कहता है, घूम जाता कि मैं तेरा ये लॉक पीछे से खोल सकूं। साथ में पूछता है, क्या तू मुझसे गुस्सा तो नहीं है? क्रेजी कहता है, क्या बात कर रहा है यार तू, गुस्सा और तुझसे? मैं तो पूरी जिंदगी तेरा कर्जदार रहूंगा, चल अब लॉक खोल। जिसको वो खोलने लगता है तभी देखता है कि क्रेजी उस प्लेट के टुकड़े को अपनी जेब से निकालने की कोशिश कर रहा है। वोल्ट कहता है, जैसे ही मैं तुझे आजाद करूंगा तू मुझे उस टूटे हुए प्लेट के टुकड़े से पेल देगा। ये सुनते ही क्रेजी तुरंत उसे निकाल लेता है और वोल्ट भी उस लॉक को पीछे से पूरा जोर लगाकर खींच लेता है। क्रेजी उस प्लेट के टुकड़े को बार बार चलाता है पर वोल्ट उसकी चपेट में नहीं आता। बस जब वो पूरा जोर लगा रहा था तब क्रेजी उस टुकड़े को उसके पैर में घोंप देता है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन क्रेजी की टिकट जरूर कट जाती है, जो सब करके वोल्ट को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद सीन कट होता है और हम जेसी को देखते हैं जो सालू सूगली की बजाने के बाद वापस घर आ गया है। वो सबसे पहले आरवी के अंदर चेक करता है जो पूरी तरह से साफ कर दी गई थी, फिर वो बेसमेंट में जाता है और वो भी पूरी तरह साफ कर दिया गया था। इधर स्कूल में वोल्ट बच्चों की क्लास लेने नहीं जा पाता क्योंकि पूरी रात वो सफाई करने में लगा हुआ था, इसीलिए कोई और टीचर आज बच्चों की क्लास लेती है। यहाँ हैंक को उसी दूर के बीहड़ बांध में क्रेजी 8 की गाड़ी मिलती है। जगह की अच्छे से तलाशी करने से उन्हें लगता है कि या तो यहाँ किसी तरह की कोई डील की जा रही थी, या मैथ बनाने के बाद सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई थी, या फिर आग बस गलती से लगी थी। पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आग गलती से लगी थी तो वो अपनी कार को यहाँ क्यों छोड़ गए। जिसकी हैंक अच्छे से तलाशी करता है तो उसे वोल्ट का बनाया हुआ प्रोडक्ट मिलता है जो जेसी क्रेजी के पास टेस्ट कराने के लिए लेकर गया था। हैंक उस माल को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्योर था, इतना सफेद माल उसने आज तक नहीं देखा था। तभी वहाँ की लोकल टीम हैंक को वही गैस मास्क दिखाती है जो दूसरे एपिसोड के लास्ट में वहाँ खेल रहे बच्चों को मिला था। दूसरी तरफ वोल्ट पूरी रात साफ सफाई करके सुबह अपने घर आता है जहाँ कमरे में बैठकर स्काइलर फूट फूट कर रो रही थी, जिससे वोल्ट कहता है कि मुझे तुझे कुछ बताना है। हमें लगता है कि उसके पेट में जो भी बात थी वो सारी स्काइलर के सामने हक देगा, लेकिन नहीं, वो अपनी बीमारी को अपनी ढाल बनाता है। फिर यहीं से शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जिसके पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंक अपने टीम वालों के साथ एक मीटिंग में है। बताता है ये है क्रेजी 8 नाम का बंदा जो बाकी खबरियों से 1.5 शाना है, क्योंकि एक बार हमारे कहने पर इसे पुड़िया बेचने को कहा गया तो धीरे धीरे करके ये बड़ा डीलर बन गया। ये हमसे छोटे छोटे डीलर पकड़वाता था और उनके कस्टमर को माल बेचता था। वो हमारे साथ भी खेल रहा था और छोटे डीलरों के साथ भी, पर अब ये लापता है, शायद मर गया। एक सुनसान जगह पर इसकी कार मिली थी। हाल ही में उसने एक डीलर की बेल करवाई थी जो कि था उसका कजन ब्रदर एमिलियो, और फिलहाल ये भी लापता है। शायद किसी ने इन दोनों को टपका
उठाकर धरती से थोड़ा बोझ कम कर दिया। लेकिन हमें क्रेजी 8 की कार से 2 ग्राम मैथ मिली, जिसको लैब भेजा गया तो पता चला कि ये सबसे प्योर मैथ है, 99.1%। ये देखकर हमारे केमिस्ट के तो होश ही उड़ गए। बोला पूरा जीवन लगाकर भी मैं इतना प्योर माल नहीं बना सकता। जानते हो मुसीबत की बात क्या है? ये मैक्सिको की किसी बड़ी लैब से नहीं आया, ये हमारी ही मातृभूमि पर बनाया गया था। क्योंकि हमें जहाँ क्रेजी की कार मिली वहीं मिला ये मास्क। तो सभी सतर्क हो जाओ, तशरीफ को आराम देना बंद करो, क्योंकि मैदान में नए खिलाड़ी आ गए हैं और हम नहीं जानते वो कौन है और कहां से आए हैं। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि वो अपने काम में माहिर है। लगता है अब एल्बकर्की में नया डॉन आ गया है। आगे फैमिली का गेट टुगेदर होता है, जहां हैंक और उसकी वाइफ मरी भी होती है। सभी हंसी खुशी फैमिली टॉक कर रहे थे, लेकिन बीच में ही अचानक से स्काइलर बुरे तरीके से कांपते होठों से रोने लगती है। मरी दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ। तो कहती है इस भीड़ के लिन वोल्टर से पूछ, और अंदर चली जाती है। मरी पूछती है बता रे किस बारे में बात कर रही थी वो, क्या किया तूने उसके साथ? वोल्ट बताता है मुझे लंग कैंसर है। ये सुनकर हैंक तो स्तब्ध रह जाता है और बब्बर शेर को समझ नहीं आता कि किस तरह का रिएक्शन देना है। मरी के भी होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बब्बर शेर हेडफोन लगाकर अपने पिता के लिए आंसू बहा रहा है कि अभी तक उन्होंने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। बाहर स्काइलर अभी भी रोए जा रही थी और बता रही थी कि 1 महीने से ये इस बात को छुपा कर बैठा है और मुझसे इसने वादा लिया था कि मैं किसी और को इस बारे में ना बताऊं। हैंक पूछता है तू ये बता, तू हमसे भला इस बात को क्यों छुपाना चाहता था? स्काइलर कहती है तू देख रहा है ना, पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है लठ लेके। हम एक फैमिली है, हम मिलकर सामना करेंगे तेरे बवासीर का। हैंक पूछता है यार तू तो सिगरेट भी नहीं पीता, फिर तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? स्काइलर कहती है शायद 20 सालों से ये केमिस्ट्री लैब में काम कर रहा है, हमेशा केमिकल के पास रहता है, इसी वजह से शायद ये हुआ है। मैं तो कहती हूँ उसे केमिस्ट्री का काम और केमिकल के पास जाना छोड़ देना चाहिए। मरी कहती है अब जो हो गया सो हो गया, कल सुबह होते ही मैं रेडियोलॉजिस्ट से बात करती हूँ, फिर हम देश का सबसे बड़ा डॉक्टर ढूंढकर वोल्ट का इलाज शुरू कर देंगे। ये सुनकर स्काइलर को बहुत राहत मिलती है। हैंक कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, पर मैं अपनी इस फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं और इसके अगले एपिसोड में भी ये सिर्फ बातें ही करेंगे, पर ये एक बड़े पेड़ की जड़ है जिसके बिना आप ब्रेकिंग बैड से जुड़ ही नहीं सकते। बातों के बिना आपको ना किसी के लिए दुख महसूस होगा ना खुशी महसूस होगी और ये बस एक नॉर्मल क्राइम ड्रामा बनकर रह जाएगा। पर ये कोई मामूली क्राइम ड्रामा नहीं है जो चुटकियों में फोन हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया, माफिया को पेल दिया, खुद माफिया बन गया। ये वो जहर है जो कंठ से धीरे धीरे नीचे उतरता है। खैर हम जेसी के घर पर उसके 2 नशेड़ी दोस्तों को देखते हैं जो पार्टी कर रहे थे। इस मोटे वाले का नाम है कोम्बो, जो जेसी के घर का बाथटब देखकर उससे पूछता है भाई लकड़ी गलनी शुरू हो गई क्या घर की? वो कहता है हाँ यार दीमक लग गई, काफी सारी चीजें टूट फूट रही है, देख मेरी आंख पर भी चोट लग गई। दूसरे दोस्त का नाम है स्कीनी, कहता है मेरे डैड ये काम कर सकते हैं, कहे तो मैं तुझे उनका नंबर दूं। वो कहता है हाँ हाँ ये तो बढ़िया रहेगा, दे दे नंबर। कोम्बो पूछता है ये बता जेसी तू आजकल मैथ बना रहा है या नहीं बना रहा? इस पर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर कहता है हाँ हाँ बनाता हूँ, पर कभी कभी बनाता हूँ। अब आज संडे की रात थी, इसीलिए दोनों नशेड़ी कहते हैं यार हमारा बवाल धमाल करने का मन कर रहा है, कुछ है क्या तेरे पास? वो कहता है तुम जानते हो मैंने अभी हाल ही में आज तक का सबसे बेस्ट माल कुक किया है, पूरी रेसिपी बदल डाली मैंने, मतलब कि वो इतना केमिकली प्योर है कि तुम सोच भी नहीं सकते, धमाका है वो धमाका। ये सुनते ही कोम्बो और स्कीनी के चेहरे पर खुशी झलकने लगती है कि भाई ऐसा क्या बना दिया तूने। लेकिन तभी उनकी उम्मीदों पर मुदता हुआ जेसी कहता है यार पता है मैं क्या सोच रहा था, काफी टाइम हो गया नशे में झूमते झूमते, अब मुझे थोड़ा सा हेल्थ के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। इस पर कोम्बो कहता है हम समझ गए भाई, बचपन में हमने भी माँ का दूध पिया था, तू नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। जिन दोनों को वहाँ से जाता देख जेसी को अच्छा नहीं लगता तो कहता है रुको रुको यारो, मैं तो बस तुम्हारे सूखे सूखे मजे ले रहा था, और सोफे के नीचे से वोल्ट का माल निकालता है जिसको वो अपने हाथों से बनाया हुआ बता रहा था। इसके बाद सीधा सुबह का सीन दिखाया जाता है। जेसी नशे में पूरी तरह भंड हो चुका था, स्किनी और कोम्बो अपने घर जा चुके थे। जेसी डरता डरता अपनी खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है 2 बाइक वाले जो कि खतरनाक लग रहे थे उसके घर के बाहर आकर रुक गए हैं, जिनके पास भयानक तरह के हथियार हैं। इससे वो डर जाता है तो वहाँ से भाग खड़ा होता है और घर के पीछे वाली दीवार कूदकर निकल लेता है। लेकिन वो खतरनाक लोग तो स्कूल के बच्चे थे जो कुछ बेचने आए थे। यहाँ घर पर हम देखते हैं स्काइलर किसी डॉक्टर से बात कर रही है और शुक्रवार की अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही है, जिसके बिल का भुगतान वो क्रेडिट कार्ड से करना चाहती थी। फिर बहुत खुश होकर वोल्ट को बताती है कि मैं अभी जिस डॉक्टर से बात कर रही थी ना वो देश के टॉप 10 डॉक्टर में से है। लेकिन वोल्ट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो पूछता है क्रेडिट कार्ड की क्या बात चल रही थी। स्काइलर बताती है उस डॉक्टर की फीस $5000 है। ये सुनकर वोल्ट का तो दिमाग ही काम नहीं करता कि साला 4.5 लाख रुपया फीस, हद है। शुरुआत में इतना खर्चा कौन करता है, वो ऐसा क्या बताएगा जो मुझे नहीं पता, वो भी तो यही बताएगा
बताएगा ना कि मुझे लंग कैंसर है, फाइनल स्टेज है, जल्दी इलाज शुरू करो वरना बचना मुश्किल है, फीस काउंटर पर जमा करो, हर रविवार को मिलने आया करो, बीच बीच में भी दिखा जाया करो। स्काइलर कहती है यार क्या कर सकते हैं, पैसों की वजह से तो नहीं रुक सकते, कुछ ना कुछ तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे या फिर हैंक से उधार ले लेंगे। इस पर वोल्ट साफ कह देता है कि सोचना भी मत इस बारे में। स्काइलर कहती है तो हम तुम्हारी माँ से उधार ले लेंगे, क्या तूने बताया भी है उन्हें? देख अगर नहीं बताया तो तुझे बताना तो पड़ेगा ही। इन हालातों में हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पैसे जरूरी थोड़े ही है, हमारे लिए तू सबसे ज्यादा जरूरी है। वोल्ट कहता है ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर की फीस का जुगाड़ मैं कर लूंगा। स्काइलर पूछती है इतने पैसों का जुगाड़ तू कैसे करेगा? वो बताता है पेंशन फंड से कुछ एडवांस निकाल लूंगा। जो एडवांस उसने ऑलरेडी एयर वेंटिलेशन में छुपा रखा था, ये वही पैसा था जो क्रेजी 8 से उसको मिला था, जिसमें से वो 5000 गिनकर अलग कर ही रहा था कि तभी पता नहीं हवा चलती है या वैक्यूम बनता है, वो सारे पैसे उड़कर वेंटिलेशन में चले जाते हैं, जिनको वो जैसे तैसे करके निकालता भी तो तभी उसका बब्बर शेर वहां आ जाता है, जिसे देखकर वोल्ट बड़ा बेहुदा बहाना मारता है। कहता है मुझे लगा यहाँ कोई चूहा है। बब्बर पूछता है आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और गर्दन पटकता हुआ वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वोल्ट अपना कैश इकट्ठा करता है और कार उठाकर निकल पड़ता है। तभी उसे पीछे से बहुत तेज आती हुई पुलिस की कार का सायरन सुनाई देता है। उसे लगता है कि वो उसी के लिए आ रही है तो वो अपनी कार को तेज चलाने लगता है, पर उसे पता था कि वो ठुल्लों से नहीं जीत सकता, इसीलिए अपनी कार को साइड में लगा लेता है। लेकिन पुलिस वाले तो उसके बगल से ही निकल जाते हैं। इससे उसे राहत की सांस मिलती है और वो पहुंच जाता है अपने बैंक की पार्किंग में, जहां वो एक ट्रक वाले की जगह पर अपनी कार पार्क करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी जगह पर एक BMW वाला जल्दी से अपनी कार लगा देता है। वोल्ट चिल्ला चिल्लाकर हॉर्न बजाकर उसको ऐसा करने से मना करता है, पर वो सुनता ही नहीं क्योंकि कान में बीटी लगाकर बातें करने में मगन जो हुआ पड़ा था। खैर कुछ देर बाद उसे पार्किंग की जगह मिल जाती है तो वो अंदर जाता है, जहां वो गिंडू अभी भी फोन पर लगा पड़ा था, लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था, साथ में तेज तेज बातें करके सभी को डिस्टर्ब भी कर रहा था। फिर जब उसकी बारी आती है तो टेलर के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था और ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जो सब वोल्ट के बर्दाश्त से बाहर था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। खैर वो $5000 का एक कैशियर चेक बनवाता है। दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे। आदमी का नाम है एडम और महिला का नाम है डायन। उनका जो बच्चा होता है वो काफी होनहार किस्म का होता है। तभी सभी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो एडम और डायन दोनों चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें मिलता है जेसी पिंकमैन, जो कि उन्हीं का बेटा था और फर्नीचर में फंसकर गिर गया था। आगे जेसी अपने रूम में जाकर सो जाता है। वो आज की रात सोता है, कल का पूरा दिन सोता है, और जब दोबारा रात हो जाती है तब मोम डैड आपस में बात करते हैं कि इस भड़वे ने कौन सा नशा किया होगा जो पूरे दिन से सिर्फ सो ही रहा है। एडम कहता है मुझे क्या पता, मैं नशे करता हूँ क्या, दारू पी होगी या सुल्फा मारा होगा। डायन कहती है नहीं, वो इन चीजों से बहुत आगे निकल चुका है, मैंने उसके हाथों पर सुई के निशान देखे थे। एडम पूछता है तो क्या करें, अपने घर में रहने दे उसको या नहीं। डायन कहती है हर संडे को चर्च में नशा मुक्ति मीटिंग होती है, अगर वो उन मीटिंग्स को ज्वाइन करेगा तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। तभी वो नशेड़ी नीचे आता है और पूछता है डिनर कब तक बनेगा मोम। मोम कहती है 1 घंटे में बन जाएगा। ये बता तू ये कपड़े धुलवाना चाहता है क्या, ऐसा लग रहा है 1 हफ्ते से धुले नहीं है। वो कहता है नहीं, कभी बाद में देखेंगे। इस पर डैड कहता है हम इस बार ढील नहीं देंगे, हमें उसके साथ सख्ताई बरतनी होगी, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वो काफी टाइम से गलत लाइन पर चल रहा है और बीच बीच में अपने घर आता जाता रहता है, जिसे मोम और डैड हर बार अपना बच्चा समझकर रख लेते थे, पर अब उनके नाक में दम आ चुका था। डिनर के बाद जेसी नहा धोकर अपने छोटे भाई के कमरे में जाता है, जहाँ बहुत सारी ट्रॉफी और मेडल वगैरह रखे हुए थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि हाँ वो सच में होनहार बच्चा है। जेसी उससे कुछ इधर उधर की बातें करता है, फिर कहता है अगर तेरे को कोई सलाह चाहिए या तेरे को भाई की जरूरत हो तो मुझे कभी भी मिल लिया कर। इसी बीच मोम वहाँ आती है और अपने छोटे बेटे से पूछती है सब ठीक तो है ना, और जान पूछकर दरवाजा खुला छोड़ जाती है ताकि जेसी बच्चे के सामने नशा करने ना बैठ जाए या उसे उल्टी शिक्षा दे तो वो सुन सके, जिससे जेसी को बहुत बुरा लगता है। तो वो अपने भाई से कहता है देख रहा है ये कैसा बिहेवियर है, मैं शकल से चोर डकैत लगता हूँ क्या। छोटा कहता है अरे छोड़ ना यार तू जाने दे। इस पर जेसी घर के बाहर आकर सुट्टे मारता है और फिर अपने रूम में सोने चला जाता है, लेकिन जब उसे नींद नहीं आती तो वो अपने बचपन के पुराने खिलौने देखने बैठ जाता है। फिर अपनी ड्राइंग्स देखता है जो कि उन दिनों के हिसाब से काफी अच्छी थी, पर एक ड्राइंग ऐसी थी जिसे देखकर उसे हंसी आ जाती है क्योंकि वो ड्राइंग उसने वोल्टर वाइट की बनाई थी। तभी उसके पास कॉम्बो की कॉल आती है, पूछता है ये बता तेरे पास वो जो क्रिस्टल था वो और पड़ा है क्या। जेसी कहता है अरे यार इस काम में मेहनत लगती है, घिसाई करवानी पड़ती है, मैं तुझे ये बार बार फ्री में नहीं दे सकता। कॉम्बो कहता है नहीं यार मुझे दान नहीं चाहिए, दरअसल मेरे दोस्त के कुछ कजन शहर में पार्टी करने आए हैं जिन्हें चाहिए बढ़िया माल, और तेरा माल तो लाजवाब है, क्या बोलता है मोटा रोकड़ा बनाना है या नहीं। यहाँ वोल्ट घर पर होता है तब जेसी उससे मिलने आता है, जिसे वो गुस्से में धक्के मारकर बाहर करता है और पूछता है क्या करने आया है तू, किसने भेजा है तुझे, रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या, मेरी जासूसी करने आया है क्या, सेटिंग बैठा रहा है क्या मेरी। जेसी कहता है हाँ वायर लगा के आया हूँ, और अपना अफलातून हाथ में लेके कहता है ले ये
है माई किसमें बोल। वोल्ट पूछता है ये बता भीड़ के लिंड तू यहाँ करने क्या आया है। वो धीरे धीरे पॉइंट पर आते हुए कहता है कुछ नहीं, बस मैं तो तेरा हालचाल पूछने आया हूँ कि तू ठीक है या नहीं, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि हमारा माल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मेरे पास ऐसे लोंडे हैं जो उस माल के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर तुझे सही लगता है तो क्या हम थोड़ा और क्रिस्टल बना सकते हैं। इस पर वोल्टर उसे साफ घर के बाहर का रास्ता दिखा देता है कि गिंडवे भाग जा यहाँ से और वापस कभी पलट कर मत आना। इस पर जेसी कहता है एक और बात, ये है $4000 तेरा हिस्सा। तूने क्या सोचा सारा माल मैंने फूंक डाला? नहीं, मैंने उसे बेच दिया। और पैसों को वोल्टर के मुंह पर उड़ा कर चला जाता है, जिनको वो फटाफट उठाने लगता है इससे पहले कि कोई वहां आ जाए। आगे स्काइलर और वोल्ट अपने खर्चीले डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जो उन्हें वही सब बताता है कि इसे लंग कैंसर है, ये वाली स्टेज है, बहुत गंभीर है, इलाज जल्दी शुरू करो, कीमोथेरेपी बहुत कारगर है, बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं, वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है, बस बाल झड़ते हैं, इंसान अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, वजन भी कम हो सकता है, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, खून की उल्टी भी हो सकती है, मूतने वाली पाइपलाइन में जलन हो सकती है, पर टेंशन मत लो, मैं दवाई दूंगा, उनसे ये नहीं होगा। यहाँ जेसी के कमरे में जब साफ सफाई वाली सफाई कर रही थी तभी उसके हाथ माल से भरा हुआ पेपर लगता है, जिसको वो एडम और डायन के सामने रख देती है। एडम पूछता है तो बता जेसी, तुझे इसके बारे में कुछ कहना है? जेसी कहता है नहीं, कुछ नहीं कहना। डायन कहती है बेटे हमने तुझे कितने मौके दिए, पर आज भी हम वहीं बैठे हैं, वही बातचीत बार बार कर रहे हैं, पर तेरे में सुधार नजर नहीं आ रहे हैं। तू हमारे मुंह पर साफ झूठ बोलता है, कुछ भी बोलकर हमें झांसा देता है और हर बार की तरह एक और मौका मांगता है, फिर हर बार की तरह ही हमें बेवकूफ साबित कर देता है। एडम कहता है अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले, निकल जा इस घर से। जिस पर वो बेशरम अपने पेपर को लेकर ही वहां से जाता है। बाहर जब वो टैक्सी का इंतजार कर रहा था तभी वहां उसका छोटा भाई आता है और कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक्स। इससे हम समझ जाते हैं कि माल जेसी का नहीं छोटे भाई का था। कहता है क्या मुझे वो वापस मिल सकता है, लेकिन जेसी उसे वो नहीं देता और अपने जूते से रगड़कर दूर फेंक देता है। कहता है वैसे भी ये बेकार माल था। यहाँ घर पर स्काइलर वोल्ट से पूछती है कि क्या हम अगले हफ्ते तेरा ट्रीटमेंट चालू करवा दें। वो कहता है अभी नहीं, हमें पहले इस बारे में डिस्कस करना चाहिए क्योंकि $90,000 का खर्चा आएगा। स्काइलर कहती है पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे, हम कर्जा ले सकते हैं, मैं दोबारा से जॉब करने लग जाऊंगी, देख हमेशा रास्ते होते हैं। वो कहता है ठीक है मान लिया हमेशा रास्ते होते हैं, पर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मैं नहीं बच पाया तो तू कर्जे के नीचे दब जाएगी और कभी उभर नहीं पाएगी। वोल्टर जूनियर की और आने वाले बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी। ये सुनकर स्काइलर रोने लगती है। तभी बब्बर शेर कहता है तो फिर आप जल्दी से मर जाइए, हार मानिए और किस्सा खत्म कीजिए, जो बात दोनों को बहुत दुख पहुंचाने वाली थी। अगले सीन में वोल्ट ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है, तभी उसे बहुत जोर की खांसी आने लगती है। वो फटाफट अपनी कार को साइड में लगाता है और देखता है कि उसके मुंह से अब खून आने लगा है। तभी उसे किसी के जोर से हॉर्न बजाने की आवाज आती है तो सामने वही BMW वाला बंदा था जो कान में बीटी लगाकर बैंक में सभी के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो अपनी कार को तेल भरवाने के लिए छोड़कर स्टोर के अंदर चला जाता है और तभी वोल्ट उसकी कार के पास आता है, उसका बोनट खोलता है, फिर एक गीले वाइपर से उसकी बैटरी शॉर्ट करता है। इसके बाद बड़े ही आराम से अपनी कार की तरफ चलने लगता है। तभी एक जोर का धमाका होता है, कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। गिंडू ललित दौड़कर बाहर आता है कि ये कैसे हो गया, अचानक आग कैसे लग गई, ये कितनी महंगी थी किसी को पता भी है। और यहीं से शुरुआत होती है एपिसोड 5 की, जहां हम जेसी को बढ़िया सूट बूट में अच्छे से टैन फैन होकर जॉब इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जिसे वो बता रहा होता है कि मुझे सेल्स की अच्छी नॉलेज है और मैं कंपनी के लिए किफायती साबित हो सकता हूँ क्योंकि मैं किसी को भी कुछ भी चिपका सकता हूँ। कंपनी का बॉस कहता है वैसे हमारे पास सेल्स का कोई काम नहीं है, पर मैं तुझे सेल्स का काम दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और लाइसेंस चाहिए। वैसे अगर तू काम करना ही चाहता है तो मैं तुझे ये काम दिला सकता हूँ, ऐसे सड़क पर खेल दिखाकर एडवर्टाइजमेंट करने का, जिस काम को वो कतई नहीं करना चाहता था, इसीलिए गुस्से में बाहर आ जाता है। तभी वो खेल दिखाने वाला उसके पीछे पीछे आता है और कहता है जेसी बात तो सुन। जिसको वो देखता है तो पहचान जाता है ये तो बैजर है, उसका पुराना दोस्त, जिसे वो खोपचे में ले जाकर पूछता है वैसे ये बता तू ये जोकरों वाली नौकरी क्यों कर रहा है। बैजर बताता है मैं प्रोबेशन पीरियड पर हूँ यार, मुझे उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। वैसे तू ये बता क्या अभी भी क्रिस्टल कुक करता है। जेसी कहता है नहीं यार, पिछले कुछ दिनों से मेरा धंधा बंद है, इसीलिए मैं रिटायर होने के बारे में सोच रहा हूँ। बैजर कहता है नहीं यार, तेरा बनाया हुआ माल एकदम कड़क होता है, अभी रिटायरमेंट के बारे में मत सोच। जेसी कहता है तो फिर क्या करूँ, क्योंकि मेरा एक पार्टनर था, ज्यादातर काम वही करता था, पर निकला वो भी साला भीषड़ी वाला। धीरे धीरे मेरे पास कस्टमर आने बंद हो गए और काम भी ठप हो गया। बैजर कहता है क्या बात कर रहा है यार, मैं दिलवाऊंगा ना तुझे कस्टमर, वो भी बड़े वाले, क्योंकि बहुत कॉन्टैक्ट है तेरे भाई के, हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से सोच कर बताना। और जल्दी से अपना खेल दिखाने वापस चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जेसी ने सिर्फ एक ही इंटरव्यू दिया था, उसने काफी सारी जगह ट्राई किया था पर उसे कहीं भी नहीं लिया गया। इधर वोल्ट और स्काइलर को हम कार में देखते हैं जो एक फुद्दू सा गिफ्ट लेकर किसी की जन्मदिन पार्टी में जा रहे थे, जहां वोल्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो
वो पार्टी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेचल के पति एलियट की थी। वहां पहुंचकर स्काइलर को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही तड़कती भड़कती ड्रेस पहन आई है, क्योंकि सभी ने वहां पर फीके कलर के कपड़े पहन रखे थे। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वोल्ट से उसका गिफ्ट लेकर जहां सारे गिफ्ट रखे थे वहां रख देती है। फिर वो दोनों एलियट से मिलते हैं, जो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। तभी वहां पर ग्रेचल भी आ जाती है और वो भी उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। वोल्ट एलियट को उसकी कंपनी की तरक्की के लिए बधाई देता है और फिर उनके घर में घुस जाता है, जहां का नजारा देखकर तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वहां हर जगह किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी। कुछ देर वोल्ट वहीं रुकता है, फिर वापस बाहर पार्टी में आ जाता है, जहां उसका एक पुराना साथी उसे पहचान लेता है तो उसकी तारीफ करने लगता है कि ये बहुत बड़ा जीनियस है। ग्रे मैटर टेक्नोलॉजी जो अब एलियट और उसकी वाइफ चला रही है, उस कंपनी की शुरुआत इसी ने की थी। इसके बाद एलियट और ग्रेचल मिलकर दोनों बच्चों की तरह सभी के सामने गिफ्ट खोलने बैठ जाते हैं, जिसमें उन्हें महंगे महंगे तोहफे मिलते हैं, वो भी नामी ग्रामी हस्ती के। फिर बारी आती है वोल्ट के गिफ्ट की, जिसमें उन्हें एक पुराने जमाने का नूडल पैकेट मिलता है, जो कि शायद एक्सपायर भी था। उसे देखकर एलियट पहले तो बुरी सी शक्ल बनाता है, जिससे सभी के सामने वोल्ट को शर्मिंदगी होती है। पर जब एलियट खुशी से कहता है कि उस वक्त हम दोनों मिलकर जब अपनी थीसिस पर काम कर रहे थे, तब 10 महीने हमने इसी कंपनी के नूडल के सहारे काटे थे। उस टाइम ये $2 के 10 पैकेट मिलते थे। सच कह रहा हूँ, हमारी सक्सेस का अगर कोई राज है ना, तो ये नूडल ही है। तेरा गिफ्ट मेरे भाई वोल्ट इन सभी गिफ्टों में सबसे अच्छा है, जिससे उसे खुशी मिलती है कि चलो बेइज्जती होने से बच गई। आगे दोनों मिलकर अपने पुराने दिनों की, पुराने लोगों की बातें करते हैं, जिसमें उन्हें फुल मजे आते हैं। बातों ही बातों में एलियट वोल्ट को एक बार फिर से साथ में काम करने का ऑफर देता है, क्योंकि वो उसकी विद्या को पहचानता था कि ये बंदा अलग ही लेवल का है। ये सुनकर वोल्ट सोच में पड़ जाता है, पूछता है क्या तू ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ ग्रे मैटर टेक्नोलॉजी में काम करूं? वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे अलग नजरिए वाले बंदे की सख्त जरूरत है। वो कहता है नहीं यार, मैं नहीं कर सकता, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। इस पर एलियट कहता है यकीन मान, हम तेरी मदद कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस है। और ये सुनते ही वोल्ट के कान खड़े हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है। तभी वो अपनी वाइफ को देखता है तो समझ जाता है कि ये उसी का काम है। अगर स्काइलर एलियट को कैंसर के बारे में नहीं बताती तो वो वोल्ट को जॉब का ऑफर भी नहीं देता। मतलब कि एलियट वोल्ट पर दया कर रहा था, उपकार कर रहा था, एहसान कर रहा था, जो अपने खुददार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो जल्दी ही अपनी वाइफ को लेकर पार्टी से निकल लेता है और अकेले में स्काइलर पर भड़क पड़ता है कि तूने उसको मेरे बारे में क्यों बताया कि मुझे कैंसर है। वो मुझ पर तरस खा रहा था, जिसकी कंपनी ग्रे मैटर टेक्नोलॉजी मैंने खड़ी की थी, वो मुझ पर तरस खा रहा था। पार्टी में बुलाकर अपना रुतबा और पैसा दिखाकर मुझे खरीदना चाह रहा था। भीड़ मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का लॉलीपॉप दे रहा था। मैंने जैसे ही उसका ऑफर ठुकराया, साला चैरिटी करने के लिए सीधा बोला ठीक है तू जॉब नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, पर तेरे इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनकर स्काइलर की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पूछती है ये बता तूने क्या कहा? वो कहता है तू जानती है मैंने क्या कहा होगा, मुझे साली किसी की भीख नहीं चाहिए। अगले दिन दोपहर में हम देखते हैं जेसी का दोस्त बैजर एक बड़े से बैग में खाने पीने का सामान लेकर आता है। जो आरवी के अंदर का सेटअप देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जेसी कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, पहले मेरे पास इस आरवी में 4 गुना कांच के बर्तन हुआ करते थे और जो भी बचे हुए थे उन सभी का बैजर को नाम और उनका काम बताने लगता है, जैसे कभी वोल्ट ने उसको बताया था। ये सुनकर बैजर कहता है यार तू कब से पढ़ा लिखा आदमी हो गया? जेसी कहता है इसमें पढ़े लिखे वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो बेसिक केमिस्ट्री है। इसके बाद दोनों आरवी को बहुत दूर सुनसान जगह पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अपने क्रिस्टल की प्रोसेस में लग जाते हैं।
तरफ शाम के टाइम बब्बर शेर अपने दोस्तों के साथ बियर लेने जाता है, पर उसकी उम्र कम थी इसीलिए वो किसी से मदद मांगता है, लेकिन वो पुलिस वाला निकलता है, जिसके चलते वोल्टर जूनियर हैंक को बुलाता है, जो उसको दूसरे पुलिस वाले से बचा लेता है। कहता है तेरी उम्र में ये सब करना गलत है, तुझे वोल्ट को बुलाना चाहिए था, ना कि मुझे, कम से कम वो तुझे डांटता तो सही। इसके बाद वो जूनियर को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ मरी और स्काइलर दोनों मौजूद थी, जिनसे हैंक कहता है इस बारे में वोल्ट को मत बताना, पिता के कैंसर की वजह से वो परेशान है। उसकी उम्र में वैसे भी बच्चे इतनी तो शरारत करते ही हैं, पहले पेपर और अब ये। अब पेपर का नाम सुनते ही स्काइलर मरी की तरफ देखते हुए कहती है कौन सा पेपर? मरी कहती है अरे तूने ही तो बातें घुमाकर बताया था उस दिन जब तू कमरे को पेंट कर रही थी। स्काइलर कहती है अरे नहीं यार, तू तो पूरी गधी है, मैं वोल्ट के बारे में बात कर रही थी। आजकल उसका दिमाग उड़ा उड़ा सा रहता है, वरना ऐसा कौन बंदा होगा जो इलाज कराने से मना कर दे, खास तौर पर जब इलाज मुफ्त में हो रहा हो तो। क्यों कर रहा है वो गींडू ऐसा? पता है हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे अपनी बैठक में बुलाना चाहिए, सबके सामने वो अपने सारे पत्ते खोलेगा कि आजकल वो क्या करने में लगा हुआ है। यहाँ 2 दिनों से पिंकमैन क्रिस्टल बनाने में लगा हुआ था, लेकिन वो अपने फाइनल प्रोडक्ट से खुश नहीं था, परंतु बेजर के तो होश ही उड़े पड़े थे कि भाई ये कितना सफेद है, इससे ज्यादा प्योर माल तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन पिंकमैन अपने क्रिस्टल से खुश नहीं था, कहता है ये पानी की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये बादलों की तरह मटीले हैं, धुंधले हैं। बेजर कहता है तो क्या हुआ यार, धुंधला हो या सफेद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पिंकमैन को पड़ता था, इसीलिए वो पूरे बैच को उठाकर आरवी के बाहर फेंक देता है कि ये कचरा माल नहीं चाहिए मुझे। इस पर बेजर भड़क जाता है कि तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं, फेंकने से अच्छा तो ये होता कि मैं इसे फूंक लेता। जेसी कहता है पागल है क्या, ये माल हमारे लिए नहीं है, हमारे कस्टमर के लिए है, उनको माल एकदम बढ़िया चाहिए। और दोबारा से नए बैच की तैयारी में लग जाता है कि जब तक अच्छे से नहीं बनेगा हम बनाते रहेंगे और फेंकते रहेंगे। इधर वोल्ट जब घर पर आता है तो सभा उसका इंतजार कर रही होती है, जो उससे सवाल जवाब पूछते हैं कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सही सही साफ साफ बता, क्यों तू फ्री फोकट का इलाज नहीं करवाना चाहता? मानते हैं कि तू खुददार आदमी है, तू किसी की मदद नहीं लेना चाहता, पर इंसान को कभी कभी एक दूसरे की मदद लेनी पड़ती है, इससे वो छोटा नहीं हो जाता। ऐसे ही एक एक करके सभी अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी भावनाओं को वोल्टर के सामने प्रस्तुत करते हैं। पर जब वोल्टर जूनियर कहता है कि डैड आप तो फट्टू निकले, गेंद पे फोड़ा निकले, बिना लड़े हार मानने को उतावले निकले, जिस पर मैं गर्व करता था आप वही नहीं निकले। ये सुनकर वोल्टर की आंखों से गुलाब जल बहने लगता है। वो कीमोथेरेपी से नहीं डर रहा था, वो बस खर्चे से डर रहा था और दूसरे का एहसान जरा भी नहीं लेना चाहता था, वो भी उस इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं जिसको उसने खुद ठोकर मारी थी। ये सभी उसे यहाँ जली कटी बातें सुनाकर इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे, उसे गलत काम करने के लिए उकसा रहे थे। क्रिस्टल बनाना, अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करना जो वो छोड़ चुका था, उसे वही अनजाने में दोबारा से करने के लिए मजबूर कर रहे थे। खैर मरी बिल्कुल सही बात करती है, वो कहती है अगर वोल्ट इलाज नहीं करवाना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, हम जबरदस्ती उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं। वो चाहता है कि अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताए, ना कि हॉस्पिटल में धक्के खा के, तो इसमें गलत क्या है। इस पर स्काइलर भड़क पड़ती है कि यहाँ बातें करनी है तो सही करो, ना तो भग जाओ दोनों यहाँ से। फिर वोल्ट की बारी आती है, कहता है देखो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, मैं ये जानता हूँ, पूरे जीवन मैंने दूसरों की बातें सुनी, कभी भी अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोपी, पर ये आखिरी चीज है कैंसर, मैं चाहता हूँ इसका फैसला मैं खुद लूं, किसी के दबाव में ना लूं, किसी के प्रति ना लूं। यहाँ अब तक जेसी का दूसरा बैच तैयार हो चुका था, जो पहले वाले के मुकाबले बेहतर था, पर बेहतरीन नहीं था। उसे क्रिस्टल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए थे, इसीलिए वो इस बैच को भी फेंकने जाता है, लेकिन तभी बेजर उसे ऐसा करने से रोकने लगता है कि साले परफेक्शन की मूर्त, तूने पता है कितना किलो माल खराब कर दिया, इसके रॉ मटेरियल के पैसे मैंने सड़क पर खेल दिखाकर कमाए थे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिसमें जेसी उसे धक्का मार के आरवी से बाहर फेंक देता है और उसे स्टार्ट करके बेजर को वहीं छोड़कर भाग जाता है, जो काफी देर तक उसके पीछे पीछे दौड़ता है। इधर अभी तक भी इनकी बैठक चल रही थी। वोल्ट कहता है जानते हो डॉक्टर ने ये कहा था, एक तो बचना मुश्किल है, अगर बच गया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल मिलेगी, ऐसे जीना भी कोई जीना है क्या जब मैं किसी काम को करने के लायक ही नहीं बचूंगा। जो भी वक्त मेरे पास बचा है उस वक्त को मैं अपने घर पर बिताना चाहता हूँ, अपने बिस्तर पर बिताना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रोज 30-40 गोलियां खाकर गंजा हो जाऊं, मुर्दों की तरह बेड पर पड़ा रहूं, मशीनों की बदौलत जिंदा रहूं, स्काइलर मेरा डायपर बदले, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। अगली सुबह वोल्ट एक नई सोच के साथ उठता है और स्काइलर के पास जाकर कहता है ठीक है मैं ये ट्रीटमेंट लूंगा, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, तेरे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। आगे वोल्ट अपने बब्बर शेर और स्काइलर के साथ इलाज कराने के लिए लाइन में बैठा होता है, जिसको स्काइलर बताती है कि हमारे इंश्योरेंस वाले इसका भुगतान नहीं करेंगे, ये उसमें कवर नहीं होगा, इसीलिए हमें क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करनी होगी, पर एलियट जल्द ही चेक भेज देगा। वोल्ट कहता है तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद वोल्ट को अंदर बुलाया जाता है, उसके 1-2 टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसीलिए वो जेसी के घर जाता है। लेकिन तभी उसके फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेचल की कॉल आती है, जो उसके कैंसर के लिए अपना दुख व्यक्त करती है और कहती है मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी,
कभी भी कुछ भी मांग कर देख लियो। देख, हम तेरे इलाज के लिए जो पैसे दे रहे हैं उन पर तेरा हक है, हमारी कंपनी पर भी तेरा हक है। क्या तू अभी तक भी पुरानी बातों को लेकर नाराज है? जिसकी इस बात का वोल्ट कोई जवाब नहीं देता और झूठ बोलते हुए कहता है मेरा इलाज इंश्योरेंस में कवर हो गया है, थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, और फोन काट देता है। फिर कार से उतरकर जेसी के घर जाता है, जो सारे माल बनाने वाले आइटम को गैराज में रख रहा था। जिसे जेसी देख लेता है तो पूछने जाता है क्या करने आया है। वो कहता है चल कुकिंग करते हैं।